मेरा ताक़ुब करने वाली कार के ड्राइवर ने मुझे अचानक छलांग लगाते देखा तो उजलत में इज़्तिरारी तौर पर उसने स्टीयरिंग उसी समत मोड़ दिया जिधर मैंने छलांग लगाई थी। फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने ब्रेक लगाकर कार रोकने की कोशिश की, मगर इतनी तेज रफ्तार पर ब्रेक लगाना और भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। कार बेकाबू होकर नशेब में लुढ़कने लगी। मैंने अपनी आंखों से उसे पत्थरों और चट्टानों से टकराकर नशेब में गिरते देखा। लोहे की बॉडी के पथरीली चट्टानों से टकराने की वजह से चिंगारियां उड़ रही थी। कार के लुढ़कने की रफ्तार लम्हा बलम्हा बढ़ती जा रही थी और फिर मेरे देखते ही देखते कार मुझसे तकरीबन 50 फुट की गहराई में एक नोकीली चट्टान पर जा गिरी। कार में बैठे हुए अफराद में शायद इतनी सकत भी नहीं रह गई थी कि वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश भी कर पाते। अगर वो होश में होते तब भी शायद वो कार से न निकल पाते, इसलिए कि कार में आग लग गई थी। चंद ही लम्हे के बाद कार का पेट्रोल टैंक एक जोरदार धमाके से फटा और कार धड़ाधड़ जलने लगी। मैं खामोशी से कार की तबाही का मंजर देखता रहा। उसके अंदर मौजूद अफराद रोस्ट हो चुके थे। मैं झाड़ी में उलझा हुआ था। मैंने खासी जिद्दोजहद के बाद खुद को उस झाड़ी से निकाला और उठ खड़ा हुआ। मेरे कपड़े गर्द में अट गए थे और जिस्म पर जाबजा खराशें पड़ गई थी। मैंने संभल संभल कर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। सड़क तक पहुंचते पहुंचते खासा वक्त सर्फ हो गया, लेकिन मैं इस बात पर खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि इस दौरान वहां से कोई नहीं गुजरा था, वरना मैं मजीद मुसीबत में भी पड़ सकता था। मैं बोझल कदमों से चलता हुआ कार तक पहुंचा और ड्राइविंग सीट के बराबर वाली सीट पर ढेर हो गया। वो कार मुझे उस वक्त बहुत बड़ी नेमत मालूम हो रही थी। काफी देर तक मैं सीट पर बैठा अपने कपड़ों में से कांटे चुनता रहा। फिर मैंने अकब नुमा आईने का रुख अपनी जानिब करके उसमें अपना चेहरा देखा। मेरा चेहरा न सिर्फ गर्द गुबार से अटा हुआ था, बल्कि चेहरे पर कई खराशें भी नजर आ रही थी। मैंने टिश्यू पेपर निकालकर अपने चेहरे की झाड़ पोंछ की, फिर लिबास से भी गर्द झाड़ी और स्टीयरिंग पर आकर बैठ गया। मैंने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। एवरग्रीन में डिफॉस्टर नहीं मिल सका था। न सिर्फ ये बल्कि सूरत हाल एक नया रुख इख्तियार कर गई थी। जिस हट में डिफॉस्टर को होना चाहिए था वहां से 4 रूसियों की लाशें बरामद हुई थीं। इससे ये बात तो करीने कयास ही लगती थी कि अगरचे डिफॉस्टर हाथ नहीं आ सका, लेकिन उस हट से डिफॉस्टर का ताल्लुक था जरूर, वरना वहां रूसियों का क्या काम, और रूसी भी वो जिनका ताल्लुक केजीबी से था। होटल वापसी तक सारे रास्ते मेरा जहन इन्हीं ख्यालात में उलझा रहा। डिफॉस्टर की तलाश का काम अब मुझे नए सिरे से शुरू करना था और फिलहाल मेरे हाथ में डोर का कोई सिरा भी मौजूद नहीं था। होटल वापस पहुंचकर मुझे काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए कि कमरे की चाबी मैं अपने साथ ही ले गया था। ये भी अच्छा ही हुआ था, वरना जो भी मेरा हुलिया देखता तरह तरह के सवालात जरूर करता और मुझे उन लोगों को मुतमईन करने के लिए झूठ का ही सहारा लेना पड़ता। मैं सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने चाबी निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, मगर फिर अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि कमरे का दरवाजा तो मुकफ्फल नहीं है, वो जरा सा खुला हुआ था। मैं अपनी जगह मुंजमिद सा होकर रह गया। मेरे कमरे में कोई मौजूद था। मैंने पिस्तौल निकाल कर हाथ में लिया और फुर्ती से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक नौजवान खूबरू लड़की और तकरीबन 40 बरस का एक मर्द मौजूद था। वो दोनों जिस तरह एक दूसरे में गुम थे, उसे देखकर मैं ठिठक गया, लेकिन उन्होंने भी कमरे में मेरी आमद को महसूस कर लिया था। वो हड़बड़ा कर एक दूसरे से अलहदा हो गए और फिर मेरे हाथ में दबे हुए पिस्तौल को देखकर वो दोनों ही दहशतजदा हो गए। लड़की के हलक से सुरीली चीखें बरामद होने लगी। मैंने डपट कर कहा, खामोश रहो, मगर उसकी तो घिघी बंद गई थी। मर्द ने खौफजदा लहजे में पूछा, तुम कौन हो? मैंने सर्द लहजे में कहा, ये सवाल तो मुझे तुम लोगों से करना चाहिए, बताओ कौन हो तुम लोग? लड़की के हलक से चीखें निकलना बंद हो गई थीं और अब वो दोनों गुमसुम खड़े मुझे देख रहे थे। मैंने कहा, मेरे सवाल का जवाब दो। मैं इधर उधर देखता हुआ 2 कदम आगे बढ़ा। लड़की मुझे इस तरह आगे बढ़ते देखकर दहशतजदा हो गई। उसने दोनों हाथ सामने की तरफ फैला लिए, नहीं नहीं प्लीज, और सोफे पर गिर पड़ी। मैंने सफाकी से कहा, मैंने पूछा था कि तुम लोग कौन हो? अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब न दिया तो तुम खुद जिम्मेदार होगे। मर्द के चेहरे पर बेबसी सी नजर आई। उसने मुर्दा से लहजे में कहा, मैं बता तो दूं जनाब, लेकिन इससे मुझे नुकसान पहुंच जाएगा। मैंने पिस्तौल वाला हाथ फजा में बुलंद किया। कहा, तो फिर ठीक है, तुम मुझे कुछ मत बताओ। वो फौरन बोला, ठहरिए जनाब, मैं महकमा जंगलात में मुलाजिम हूँ। मैंने उसे घूरा। बहुत खूब, और ये लड़की कौन है? मर्द के चेहरे पर पसीने के कतरे उभर आए। उसने हिचकिचाते हुए कहा, हम दोनों एक ही महकमे में काम करते हैं जनाब। मैंने कहा, मैं मान लेता हूँ कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम दोनों की यहाँ इस कमरे में मौजूदगी का क्या मकसद है? लड़की के मुंह से के सिवा कुछ न निकल सका। मैंने एक बार फिर पिस्तौल लहराया, जवाब दो। लड़की ने हाँफते हुए कहा,
हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं जनाब। ये कहकर उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। मैंने भिन्ना कर कहा, मोहब्बत करते हो तो मैं क्या करूं? इस पूरे शहर में मोहब्बत करने के लिए यही कमरा रह गया था। वो बोली, मैं तो आजाद फिजाओं की दिलदादा हूँ जनाब। हसीन कुदरती मनाजिर मेरी कमजोरी हैं, मगर मजबूरी है, वहाँ हम दूसरों की नजरों में आ जाते हैं। मैंने हैरत से कहा, दूसरों की नजरों में? मुझे उन दोनों पर गुस्सा आने लगा था। मालूम नहीं वो मुझे किस किस्म की कहानी सुना रहे थे। वहाँ तो कोई आंख उठाकर किसी की तरफ नहीं देखता। मर्द ने कहा, जी हाँ, पहले हम लोग तफरीही मकामात का इंतखाब किया करते थे, मगर वो इत्तलात मेरी बीवी तक पहुंच गई। मैं अहमकाना अंदाज में मुंह फाड़ कर रह गया। बीवी? लड़की बोली, वो बहुत हासिदाना फितरत की मालिक है। अपने शौहर के नजदीक किसी लड़की का वजूद बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, इसीलिए अब हम ऐसे मकामात पर एक दूसरे से मिल लेते हैं। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक मासूम औरत की जिंदगी से खेल रहे हो। लड़की ने एहतजाजी अंदाज में कहा, आप गलत समझ रहे हैं जनाब, मुझे इतना कम ज़र्फ तो न समझिए। हमारा आपस में शादी करने का हरगिज कोई इरादा नहीं। मैंने झुंझुलाए हुए अंदाज में कहा, शादी करने का इरादा नहीं है तो फिर ये सब क्या है? लड़की शर्माते हुए बोली, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते जनाब, इसीलिए हमने फैसला किया है कि हमेशा छुपकर एक दूसरे से मिलते रहेंगे। मैंने मर्द से पूछा, तुम इस सिलसिले में क्या कहते हो? वो बोला, मैं दोनों से यकसा मोहब्बत करता हूँ, एक को भी नहीं छोड़ सकता, और इसकी सबसे बेहतर सूरत यही है कि हफ्ते में एक बार छुपकर एक दूसरे से मिल लिया करें, ताकि दिलों की तस्कीन भी होती रहे और मेरी बीवी को भी किसी जज्बाती सदमे से दो चार न होना पड़े। मैंने दांत पीस कर कहा, तुम दोनों जाओ जहन्नम में। फिर दफतन मुझे एहसास हुआ कि मुझे तो उनसे ये मालूम करना था कि मेरे कमरे में वो कैसे आ गए, और मैं उनसे इस अहमकाना गुफ्तगू में उलझ गया। मुझे खुद पर सख्त गुस्सा आया और मैंने भिन्ना कर कहा, तुम्हें मालूम है ये कमरा मेरे नाम पर बुक है? मेरी बात सुनकर मर्द के चेहरे पर जलजले के से आसार नजर आए। उसने कहा, मगर हमने तो ये कमरा काउंटर से हासिल किया है। मैं धाड़ा, झूठ बोलने की तमीज पैदा करो। एक कमरा दो लोगों को कैसे दिया जा सकता है? मर्द ने बौखला कर कहा, हम झूठ नहीं बोल रहे, आप चाहें तो काउंटर से तस्दीक कर लें। मैंने पूछा, तुमने ये कमरा कब हासिल किया? लड़की बोली, अभी थोड़ी ही देर पहले की बात है। मैं हैरान रह गया। उनके अंदाज से हरगिज मालूम नहीं होता था कि उन्होंने मुझसे कोई झूठ बोला है। फिर मेरी निगाह ने कमरे का तवाफ किया। वहां से मेरा सारा सामान गायब था और अब सिर्फ एक जनाना हैंडबैग और एक ब्रीफकेस के अलावा कमरे में सामान के नाम पर कुछ भी नहीं था। मैं बुरी तरह चकरा कर रह गया। मालूम नहीं क्या माजरा था। मेरी अदम मौजूदगी में कमरा किसी और को दे दिया गया। न सिर्फ ये बल्कि वहां से मेरा सामान भी गायब कर दिया गया। उन दोनों ने मुझे जो बातें बताई वो सब की सब हकीकत पर मबनी मालूम होती थी। उनके बयान की सबसे बड़ी तायद तो इस बात से होती थी कि उन्होंने कमरे का दरवाजा तक बंद करने की जहमत नहीं की थी। मैंने पिस्तौल को जुम्बिश देकर कहा, अगर तुम दोनों ने मुझसे गलत बयानी की है तो अभी बता दो, वरना बाद में मैं तुम दोनों को मौत की नींद सुला दूंगा। खौफ से उन दोनों के चेहरे जर्द पड़ गए। लड़की खुशामदाना अंदाज में बोली, नहीं सर नहीं, अब जो कुछ यहाँ से ले जाना चाहें ले जाएं, हम मजाहमत नहीं करेंगे, लेकिन ये कमरा हमें होटल के काउंटर से ही मिला है। हमें क्या मालूम था कि। मैं झल्लाए हुए अंदाज में वापस पलटा। ख्याल था कि होटल को हिला कर रख दूंगा। होटल वालों ने गैर जिम्मेदारी की इंतहा कर दी थी। मैंने कमरे से बाहर कदम रखा ही था कि एक वेटर नजर आ गया। वेटर ने मौदबाना अंदाज में कहा, आप इस कमरे में कैसे दाखिल हुए थे सर? मैंने खूंखार अंदाज में वेटर को देखा और उसका गिरबान पकड़ लिया। कहा, तुम लोगों को बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा। मेरा कमरा मेरी इजाजत के बगैर किसी और को कैसे दिया गया, जबकि उसकी चाबी भी मेरे पास है? वेटर ने हैरत से पलकें झपकाते हुए कहा, चाबी आपके पास कैसे हो सकती है? आप तो कमरे की चाबी काउंटर पर वापस करके कमरा खाली कर गए थे। मैंने जेब में हाथ डालकर चाबी निकाली और उसे वेटर के मुंह पर रखते हुए बोला, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वेटर ने जवाब में जो हरकत की वो मजे का खेज भी थी और हैरत अंगेज भी। उसने मुंह खोलकर चाबी दांतों से पकड़कर मेरे हाथ से छीन ली और फिर उसने बड़े इत्मीनान से चाबी अपनी जेब में डाल ली। उसने कहा, सर अब आपके पास चाबी कहाँ है? मैं आपे से बाहर हो गया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वेटर ने पुरसकून अंदाज में कहा, जी हाँ, मेरे साथ आइए। और वो वापसी के लिए मुड़ गया। मैं गुस्सीले अंदाज में उसके साथ आगे बढ़ा। मैं शदीद झल्लाहट में मुब्तला था। वेटर का पुरसकून अंदाज मेरे गुस्से को और भी हवा दे रहा था। हम कॉरिडोर से गुजरकर सीढ़ियों तक पहुंच गए और वो यूं नीचे उतरने लगा जैसे मैं उसके साथ मौजूद ही नहीं हूँ। गुस्से की एक शदीद लहर मुझ पर हमलावर हुई और मैंने अकब से उसका कॉलर पकड़ लिया। मैंने उसके कॉलर को झटका देकर कहा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? पहले मेरी चाबी वापस करो वरना मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। वेटर बौखला गया, बोला, मेरा कॉलर छोड़िए जनाब, मेरा कसूर क्या है? सब कुछ तो मैडम एक्स की हिदायत के बमूजिब हुआ है। मैंने हैरत से कहा, क्या?
और वेटर ने बड़ी आसानी से मेरे हाथ से अपना कॉलर छुड़ा लिया। बोला जी हाँ, और मुझे हिदायत की गई है कि मैं आपको लेकर उनके पास पहुंच जाऊं। मैंने हैरत के झटके से संभलते हुए कहा, कौन मैडम एक्स? वेटर बोला, वही जो आपसे मोहब्बत करती हैं। क्या मैं आपको उनका पूरा नाम बताऊं? जैसा कि मुझे बताया गया है। मैं वेटर को घूरने लगा। वेटर ने मुस्कुराते हुए सर खम कर दिया। मैंने सख्त लहजे में उससे पूछा, तुम कौन हो? वेटर ने मौतबाना अंदाज में कहा, मैडम एक्स का एक अदना खादिम। उन्होंने जो जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की है उसे पूरा करना मेरा फर्ज है। मैंने पूछा, वो खुद कहाँ हैं? वेटर बोला, बाहर एक कार मौजूद है। मैं होटल की मुलाजिमत छोड़कर आपकी ड्राइवरी करूंगा, मेरे साथ आ जाइए। मेरा जहन एक बार फिर उलझनों का शिकार हो गया। मालूम नहीं वो कौन था, सच बोल रहा था या कोई चाल चल रहा था। जो कुछ उसने मुझे बताया उसके पेश नजर बज़ाहिर तो उसका ताल्लुक किसी मुखालिफ ग्रुप से नहीं हो सकता था, लेकिन यह भी तो मुमकिन था कि तहजीब किसी के जाल में फंस गई हो और उस पर तशद्दुद करके उससे मेरे बारे में मालूमात हासिल कर ली गई हूँ। इस ख्याल ने मुझे मुस्तरिब कर दिया। अगर ऐसा है तो मेरा उसके साथ जाना ज्यादा जरूरी था। तहजीब अगर किसी चक्कर में फंस गई है तो उसे मेरी मदद की जरूरत होगी। चुनाचे मैं वेटर के साथ चल पड़ा। वेटर ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर पी कैप अपने सर पर रख ली। सफेद वर्दी में तो वो पहले ही था। सफेद टोपी ओढ़कर वाकई ड्राइवर लगने लगा। मैंने अकबी सीट संभाल ली। कार चल पड़ी। मुझे हैरत थी कि कितनी आसानी से मेरा सामान गायब करके उन्होंने मेरा कमरा वापस कर दिया था। थोड़ी देर बाद मैंने ड्राइवर से सवाल किया, कमरे की चाबी तो मेरे पास थी, फिर तुमने कमरा होटल वालों को कैसे वापस कर दिया? वो बोला, दूसरी चाबी भी बनवाई जा सकती है जनाब, ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है। आप जैसे आदमी को ऐसा सवाल करना जेब नहीं देता। मैंने उससे छिड़का, बकवास मत करो, मेरा सामान कहाँ है? वो बोला, घर वाली के पास। मेरा मतलब है उनके पास जो आपके सामान की हकदार हैं। मैं चौंक कर उसे घूरने लगा। गुस्से और झुंझलाहट में मैंने उसके कदोकामत पर गौर नहीं किया था। गो कि वो मेरे लिए अजनबी था, मगर शक्ल सूरत से वो मकामी लगता था। लेकिन कोई भी मकामी शख्स मेरे और तहजीब के बारे में इतनी बेतकल्लुफी से बात नहीं कर सकता था। मैंने उसकी आवाज पर गौर किया तो मुझे अंदाजा हो गया कि आवाज बनाकर बोलने की कोशिश की जा रही है। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और मैं किसी कदर मुतमईन हो गया। मैं हैरान भी था, तहाँ मैंने हर ख्याल जहन से झटक कर इधर उधर देखा। मुझे तफरी सूझ रही थी। कार एक सड़क पर दौड़ रही थी। मैं कार के किसी मुनासिब सी जगह पहुंचने का इंतजार करता रहा। काफी दूर चलने के बाद एक चौराहे से कार एक मज़ाफाती सड़क पर मुड़ गई। ये सड़क सुनसान पड़ी थी। उस पर नशे फराज बहुत ज्यादा थे। मैंने जेब से पिस्तौल निकाल कर हाथ में ले लिया। ड्राइवर की पूरी तवज्जो ड्राइविंग पर थी। मैंने पिस्तौल की नाल उसकी गुद्दी से लगा दी। पिस्तौल की सर्द नाल ने ड्राइवर को चौंका दिया और कार की रफ्तार में अचानक ही इजाफा हो गया। मैंने गुर्रा कर उससे कहा, ये पिस्तौल है। ड्राइवर ने सवाल किया, कौन सी साख्त का है? मैंने कहा, जिस साख्त का भी है बआसानी गोलियां उगलता है। कार रोक कर सड़क के किनारे लगा दो। वो बोला, कार रोकने में देर हो जाएगी और मिस एक्स। मैंने कहा, मेरे हुक्म की तामील करो वरना नुकसान उठाओगे। मेरे लहजे की सख्ती ने ड्राइवर को मजबूर कर दिया और उसने कार सड़क के किनारे रोक दी। मैंने अगला हुक्म दिया, स्विच ऑफ कर दो। उसने इस हुक्म की भी तामील की। मैंने कहा, कार से नीचे उतर जाओ। वो बोला, देर हो रही है सर, आपको पछताना पड़ेगा। मैंने सर्द लहजे में कहा, नीचे उतर जाओ ड्राइवर, जो कुछ तुमसे कहा जा रहा है उस पर अमल करो। वो नीचे उतर गया। मैंने उसे पिस्तौल की जद पर ले रखा था और वो किसी भी तरह मेरे निशाने से नहीं बच सकता था। मैंने इत्मीनान से कहा, अपने कपड़े उतार दो। ड्राइवर ने हैरत से आंखें फाड़ कर मुझे देखा। बोला, जी? मैं डपट कर बोला, मैंने कहा है अपने कपड़े उतार दो। क्या मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? वो बोला, लेकिन सर पहले तो आप में बुरी आदतें नहीं थी। मैंने कहा, तुम यूं नहीं मानोगे, और मैंने पिस्तौल के ट्रिगर पर अपनी उंगली का दबाव बढ़ाना शुरू किया। उसने बौखलाए हुए अंदाज में कहा, ठहरिए जनाब, ठहरिए, मैं कपड़े उतार रहा हूँ। उसके हाथ कोट के बटन पर पहुंचे और उसने कोट उतार कर मेरी तरफ बढ़ाया। वो मेरे और अपने दरमियान कोट की आड़ पैदा करना चाहता था, लेकिन मैंने हाथ बढ़ाकर कोट उससे छीन लिया। वो पलटने ही वाला था कि मैंने एक फायर कर दिया। गोली उसकी पतलून को छूती हुई गुजरी। उसने दोनों हाथ सामने की तरफ फैला दिए। वो चीखा, ये क्या कर रहे हैं जनाब? आपको मुझ बूढ़े आदमी पर तरस नहीं आता? आखिर आप मुझ पर क्यों जुल्म करना चाहते हैं? मैंने एक जोरदार कहकहा लगाया। कहा, कमाल है, तुम इसे जुल्म कह रहे हो? अभी तो मैं तुम्हारा पूरा लिबास उतरवाऊंगा और उसके बाद तुम इसी हालत में कम से कम 3 मील तक कार के आगे आगे दौड़ते हुए चलोगे। तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि इस वक्त हम तफरी के मूड में हैं। वो एहतजाजी लहजे में बोला, ये ज्यादती है सर, दूसरे की बेइज्जती करने का किसी को हक नहीं है। मैंने कहा, तमीज से बात करो, बेअदब गुस्ताख शख्स, तुम मेरी तफरी को ज्यादती करार दे रहे हो। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा।
वो धब से जमीन पर बैठ गया। बोला, बेहतर यही है कि आप मुझे 2-4 गोलियां मार कर बेहोश कर दें। जी हाँ, 2-4 गोलियों से तो मैं सिर्फ बेहोश ही हो सकता हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं सका कि मेरे साथ ये ज्यादती क्यों हो रही है। मेरे होंठों पर एक बेसाख्ता किस्म की मुस्कुराहट उभर आई। मैंने कहा, हद से ज्यादा चालाक बनने के जुर्म में। वो भिन्नाए हुए लहजे में बोला, लानत है, मैं कभी अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। पहचान गए ना चीफ? मैंने कहा, अपने इस पस्ता कद का क्या करोगे जो हर मौके पर तुम्हारी रुसवाई का सामान कर देता है? उसने मुतमईन होकर कहा, मैं बस कद से ही मार खा गया। खैर कोई बात नहीं, कोट दे दें। मैंने कोट उसकी तरफ उछाल दिया। वो कोट पहनकर बुरा सा मुंह बनाए स्टीयरिंग पर जा बैठा। उसने घड़ी देखते हुए कहा, एक एक लम्हा कीमती है और आपने कई मिनट जाया करा दिए। मैडम इंतजार कर रही होंगी। मैंने सुनी अनसुनी करते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे आ मरे? तुम्हारा तो प्रोग्राम यहाँ आने का नहीं था। बर्ड ने रूठे हुए अंदाज में कहा, बस चीफ, मैंने आपसे अपना ताल्लुक तोड़ लिया है। आप तो बार बार धोखा दे जाते हैं। अब मैं अली ग्रुप का एक अहम रुकन हूँ, आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। ये भी कोई बात हुई कि मैडम के मिलते ही बर्ड 2 कौड़ी का भी नहीं रहा। हद तो यह है कि मैडम की हम शक्ल के सामने भी आपने बर्ड को नजरअंदाज कर दिया। मैंने मुतहय्यराना लहजे में कहा, मुझे नहीं मालूम कि मेरे किस रवैये से इस हद तक तुम्हारी दिल आजारी हुई है कि तुम मुझे छोड़ने तक पर आमादा हो गए। बर्ड ने कहा, आप खुद ही बताएं चीफ, मुझे तंजीम आजादी फलस्तीन या अली ग्रुप से कोई दिलचस्पी थी? मैं तो सिर्फ अली यार खान का यार था और इस ताल्लुक के सिले में मुझे आपसे बेरुखी के सिवा और क्या मिला? क्या मैं इतना ही घटिया आदमी हूँ कि आपने मुझे किसी आम आदमी की तरह नजरअंदाज कर दिया? मैंने कहा, मुझे अफसोस है बर्ड, तुम्हें छोड़ने का हरगिज ये मतलब नहीं था कि मैंने तुम्हें आम आदमी की तरह समझ लिया हूँ। वो बोला, मैं एहतजाज करता हूँ चीफ, और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ कि आपने अगर आइंदा बर्ड को इस तरह नजरअंदाज किया तो आप उससे हाथ धो बैठेंगे। मैंने कहा, अच्छा अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ और ये बताओ कि तहजीब कहाँ है? बर्ड ने कहा, अब तहजीबी का मुजाहरा तो आप खुद करते रहते हैं चीफ, और पूछते मुझसे हैं कि तहजीब कहाँ है। मेरा क्या कसूर है? बर्ड ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। मुझे उसके अंदाज पर हंसी आ गई। फिर मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ कब पहुंचे बर्ड? वो बोला, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, इस वक्त आपकी मुलाजमत में नहीं हूँ। मैंने उसे घूरा। ओहो, दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया है। बर्ड ने कहा, मैं अपने रवैये पर हक बजानिब हूँ। उसने कार एक चौराहे से बाएं समत मोड़ी। उस समत मज़ाफाती आबादी वाला इलाका नजर आ रहा था और बर्ड के उस समत कार मोड़ने का मतलब ये था कि हमारी मंजिल करीबा पहुंची है। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। चंद सड़कें मुड़ने के बाद उसने एक मुख्तसर सी इमारत के सामने कार रोक दी। इमारत इतनी मुख्तसर थी कि गाड़ी अंदर ले जाने की जगह भी नहीं थी। वो मकान शायद 3-4 कमरों पर मुश्तमिल रहा होगा, जिसकी बालाई मंजिल जेरे जमीन थी। बर्ड ने कार से उतरकर गाड़ी लॉक की। मैं पहले ही गाड़ी से उतर चुका था। वो मुंह फुलाए हुए मकान में दाखिल हुआ। मैं उसके साथ साथ ही चल पड़ा। दाखिली दरवाजे के बाद एक मुख्तसर सा बरामदा था जिसमें 3 तरफ दरवाजे खुलते थे। बर्ड ने सामने वाला दरवाजा खोला और मैं उसके साथ ही अंदर चला गया। वो ड्राइंग रूम था और उसमें अंदरूनी दरवाजा नजर आ रहा था। बर्ड ने मुझसे एक सोफे पर बैठने को कहा। मैंने पूछा, तहजीब कहाँ है? अंदरूनी दरवाजे से एक हसीनो जमील नौखेज दोशीजा अंदर दाखिल होते हुए बोली, कनीज हाजिर है जहां बना। बिलाशुबा वो तहजीब ही थी, लेकिन उसे तहजीब की हैसियत से शनाख्त करना नामुमकिन था। तहजीब जिस तरह से काम कर रही थी वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन सा था। पहले वो मुझे एक फाहिशा के रूप में मिली और उस वक्त एक ऐसी लड़की के रूप में थी जिसे देखकर दिल में खुद ब खुद गुदगुदी सी होने लगती। वो अपनी उम्र से 10 साल छोटी नजर आ रही थी, जो जाहिर है मेकअप का कमाल था। वो एक ऐसी कमसिन और मुतनासिब जिस्म की मालिक दोशीजा नजर आ रही थी जो देखने वालों को एक ही निगाह में अपना असीर कर लेती।